हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये हमारी जेनेटिक्स की फर्स्ट यूनिट है। इसमें हमने हमारी दो क्लासेस पढ़ ली हैं। फर्स्ट में हमने पढ़ा था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और सेकंड जो क्लास थी हमने उसमें पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या आ रहा था कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन आ रही थी, उस F1 जनरेशन में क्या हो रहा था, जो भी प्रोजनी थी, जो प्रोजनी बन रही थी, वो प्रोजनी अपने किसी एक पेरेंट के साथ क्या थी, रिजेंबल थी। रिजेंबल का मतलब क्या है कि उनमें से किसी एक पेरेंट के साथ वो मेल खा रही थी। ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसके अंदर क्या होता है कि जब क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवाने के बाद जब क्या आती है, F1 जनरेशन आती है, तो F1 जनरेशन आने के बाद क्या होता है कि जो प्रोजनी आई वो दोनों में से किसी पेरेंट के साथ भी मैच नहीं खाएगी। इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोई नया ही कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आइए स्टार्ट करते हैं। When experiment on a peer were repeated using other traits in other plants, क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमने मोनोहाइब्रिड पढ़ा, हम डाइहाइब्रिड पढ़ेंगे कि जब पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे ना, तो दूसरे जो कैरेक्टर के एक्सपेरिमेंट थे वो भी पी प्लांट पे किए जा रहे थे। इट वाज फाउंड दैट समटाइम F1 had a phenotype that denote resemble either of the two parent and was between the two parent। तो जब बार बार एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो क्या हो रहा था कि कई बार क्या हो रहा था कि जो F1 जनरेशन आ रही थी, उस F1 जनरेशन की जो फिनोटाइप थी, वो फिनोटाइप उन दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ रिजेंबल या मैच नहीं खा रही थी, और ना ही क्या थी, एंड वाज इन बिटवीन ऑफ द टू, ना ही उन दोनों के बिटवीन थी वो। अब कैसे, अगर हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन फ्लावर की, इसने एग्जांपल दिया है। इसने एग्जांपल दिया स्नैपड्रैगन फ्लावर का। इसने क्या मानना है, एक मिनट, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब डोमिनेंस का मतलब क्या था, डोमिनेंस का मतलब था कि ये जो हमारा कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, खुद को शो कर रहा है। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है कि जो हमारे पेरेंट्स है आर और आर, समय से पेयर में होते हैं, ये थे हमारे पेरेंट्स। पेरेंट्स के जब हम बनाते हैं क्या, गैमेट्स, तो गैमेट्स क्या 50% फ्रॉम हेयर, 50% फ्रॉम हेयर। जब उनका करवाते हैं हम क्या, सेल्फिंग या क्रॉस करवाते हैं, तो हमारे पास आती है ये F1 जनरेशन। अब जो ये हमारा कैपिटल आर था, ये कैपिटल आर था हमारा रेड के लिए, और जो स्मॉल आर है ये है किसके लिए, व्हाइट के लिए। तो जब क्रॉस करवाया गया, F1 जो जनरेशन हमारे पास आई है, अब इस जनरेशन में क्या था, जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंट के हिसाब से जो F1 जनरेशन होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, रेड होनी चाहिए थी। लेकिन रेड की बजाय ये क्या निकली, पिंक निकली। तो दोनों पेरेंट्स में से किसी के साथ भी रिजेंबल नहीं हुआ ये हमारा जो F1 जनरेशन आया वो, तो ना तो रेड है निकली और ना ही पिंक निकली। तो इसको बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। प्लांट क्या एग्जांपल क्या है इसका, स्नैपड्रैगन फ्लावर। अब मेंडल साहब जी ने एक बात की थी कि जो हमारे एलील्स होते हैं, गैमेट्स होते हैं, जीन होते हैं, जो भी है वो क्या है, वो आपस में ब्लेंड नहीं होते, उनकी आपस में ब्लेंडिंग नहीं होती है। तो यहाँ भी क्या ब्लेंडिंग हुई है, क्या मिक्स हुआ है कि व्हाइट और रेड स्फेयर मिक्स हो गए पिंक हो गया, नहीं, यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हुई है।
क्यों? क्योंकि हमारे पास जो F1 जनरेशन आई है, ये जो हमारे पास F1 जनरेशन आई है RR, ये वाली, अगर हम इसकी सेल्फिंग करवाते हैं, RR जनरेशन की अगर हम सेल्फिंग करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ये हमारी F1 जनरेशन है, ये जो R है ये इसके साथ भी मैच करेगा और इस वाले के साथ भी मैच करेगा, तो क्या होगा? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r। अब ये वाला R सेम इसके साथ और इसके साथ क्या आएगा? कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r और स्मॉल r। ये आती है हमारी F2 जनरेशन। इसको आप पूर्णट स्क्वायर के हेल्प से भी कर सकते हो। याद है ना आपको पूर्णट स्क्वायर हमने ऐसे बनाया था। वही रिजल्ट आएगा RR कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r और RR। पूर्णट स्क्वायर से भी सेम रिजल्ट आता है, क्रॉस से भी सेम रिजल्ट आता है। अगर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये वाला मेथड भी अपनाना है, ये भी अपना सकते हो, कोई सा एक मेथड अपना सकते हो, बट ये आपके लिए अच्छा रहेगा, सीटें भी भरेगा ये। तो जो F2 जनरेशन का रिजल्ट आया, अब तो हमारा जो ये वाला प्लांट था ये क्या था? हमारा रेड। ये वाला जो प्लांट था ये था हमारा क्या? व्हाइट। और ये दोनों क्या थे? पिंक। तो इसकी जीनोटाइप रेशियो क्या हुई? 1:1। और फिनोटाइप रेशियो भी क्या होगी इसकी? 1:1, क्योंकि एक रेड दिखाई दे रहा है बाहर से, एक व्हाइट दिखाई दे रहा है और दो पिंक दिखाई दे रहे हैं। और फिनोटाइप में अगर हमने अंदर पता लगाया तब भी क्या है? ये इसकी फिनोटाइप की रेशियो है और ये इसकी जीनोटाइप की रेशियो है। तो कहने का मतलब क्या था कि जो हमने स्टार्टिंग में ही क्या ट्रेड लिए थे? R और स्मॉल r, ये वाले ट्रेड लिए थे ना, ये दिखा रहा था किसको? रेड कलर को, और ये दिखा रहा था किसको? व्हाइट कलर को। अगर ये कैरेक्टर मिक्स होते तो मिक्स होने के बाद जो अगर हम F2 जनरेशन का हमने क्रॉस करवाया है ना, अगर ये कैरेक्टर मिक्स हो रहे हैं और मिक्स होने के बाद अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं तो फिर से जो हमारा क्या ये रेड आया है और ये व्हाइट आया है, ये दोबारा नहीं आते। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसके अंदर क्या होता है कि जो F1 जनरेशन आती है, F1 जनरेशन का जो रिजल्ट है, जो प्रोजनी है, वो किसी भी पेरेंट के साथ मैच नहीं खाती। बट अगर हम दोबारा से सेल्फिंग करवाते हैं, F2 जनरेशन हम लेके आते हैं, तो उसमें जो हमारे करेक्टर है वो हमें दोबारा शो होते हैं। जैसे हमें यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमें व्हाइट दिखाई दे रहा है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसा कौन सा लॉ है, ठीक है, कि जिसके अंदर क्या होती है, जिसके अंदर फिनोटाइपिक रेशियो भी सेम होती है और जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम होते हैं। तो वो होता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या रेशियो? फिनोटाइपिक भी 1:1 है और जीनोटाइपिक भी 1:1 है। तो ये है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आइए अब एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। कि जब जब पी प्लांट में बार बार एक्सपेरिमेंट होते गए तो क्या पता चला कि समटाइम क्या आ रहा था कि जो हमारी F1 जनरेशन थी ना, उसकी जो फिनोटाइप थी दैट डू नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट, या तो उन दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं खा रही थी, उनके बिटवीन आ रही थी। द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन, या उसका जो साइंटिफिक नाम है क्या? एंटीरिनियम स्पीसीज। इट इज ए गुड एग्जांपल। अब एग्जांपल देखते हैं स्नैपड्रैगन। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने का बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। क्या है? टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अ क्रॉस बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर। क्रॉस ब्रीडिंग टू रेड फ्लावर। अब क्या लिया इसने? रेड लिया, ठीक है, रेड को डिनोट किया कैपिटल आर से, एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर लिया इसने स्मॉल आर से। विजिबल है आपको ये? देन क्या हुआ? ही वाज देन ऑन द F1 जनरेशन। क्या ही फिर F1 जनरेशन, अगर हम इनसे गैमेट लेते हैं R आएगा, इससे गैमेट लेते हैं R आएगा, क्रॉस करवाने के बाद क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। तो ये जो F1 जनरेशन आई, ये क्या आई? दैट वाज पिंक। देखो, कैपिटल R रेड के लिए, स्मॉल r व्हाइट के लिए है। जब इनका क्रॉस करवाया तो सभी प्लांट क्या निकले? पिंक निकले। ये थी उसके F1 जनरेशन। अब क्या है? रिजल्टिंग द फ्लावरिंग रेशियो 1:1 इज पिंक, ठीक है, 1:1। और व्हाइट की बात करें, here the genotypic ratio is exactly as we would accept to any Mendelian monohybrid cross। जो हमारी मेंडल्स के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा था, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो क्या थी? 1:1। ये कौन सी रेशियो थी?
ये थी उसकी जीनोटाइप रेशो। अब बोल रहे हैं कि जो वहां पे हमने रेशो पढ़ी थी ना, एक रेशो हमारी वहां पे आई थी 3:1 कि 3 प्लांट हमारे टोल हैं और एक प्लांट हमारा क्या है, ड्वार्फ है। अब ये जो दोनों रेशो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, यहाँ पे आके वो रेशो क्या हो जाती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, वो रेशो हो जाती है 1:2:1, 1:2:1, दोनों रेशो हमारी ये हो जाती हैं। बट द फिनोटिपिक रेशो चेंज फ्रॉम 3:1 आके जो हमारी फिनोटिपिक रेशो है जो ये आ रही थी 3:1 वाली फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आ रही थी, वो आके हो जाती है 1:2:1 के अंदर। What happened was the R was not completely dominant over the R, and this made up the possible to the distinguish R or small r is a pink from RR red के लिए and RR white के लिए। देखो कुछ नहीं है, ये बता रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ कि हमने क्या लिए, दो प्लांट लिए, एक रेड कलर का लिया, एक व्हाइट कलर का लिया। जब इनकी मिक्सिंग करवाई F1 जनरेशन हमारे पास पिंक आई, फिर हमने उनसे क्या किया, उनसे गैमेट निकाले। गैमेट निकालने के बाद क्या हुआ, गैमेट निकालने के बाद जब उनके F2 जनरेशन निकाली हमने, तो F2 जनरेशन में क्या हमें वापस से व्हाइट भी मिला और वापस से रेड भी मिला, जिससे क्या हुआ, जिससे जो हमारे गैमेट्स हैं जो क्या नहीं हुए, हमारे जो कैरेक्टर हैं वो मिक्स नहीं हुए, वो मिक्स नहीं हुए, बस ये यही दर्शाता है। ये देखो इसने रेशो भी दे रखी है, जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो 1:2:1, क्योंकि हमें एक प्लांट बाहर से रेड सॉरी ये तो जेनेटिक है जो अंदर से दिखाई दे, हम पता लगाते हैं। तो एक प्लांट हमारा रेड था, एक पिंक था और एक व्हाइट था। और बात की अगर जीनोटिपिक की, सॉरी फिनोटिपिक होता था फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, कि बाहर से कैसा दिख रहा है, बाहर से हमें रेड दिख रहा था, पिंक दिख रहा था और व्हाइट दिख रहा था। जीनोटिपिक मतलब उसका जेनेटिक मेकअप कैसा था, वो भी कैसा था, 1:1 था। अब इसने दिया एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द डोमिनेंस। डोमिनेंस का कंसेप्ट आपको समझा रहा है, एलील का कंसेप्ट आपको अभी समझाएगा। वैसे इसकी जरूरत भी नहीं थी और ना ही पेपरों में आता है। डोमिनेंस का मतलब क्या था कि हमारा कोई पेयर है हमारे एलील्स का, ये जो कैपिटल टी है इस स्मॉल के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। अब अगर इसकी बात करेंगे हाइट की, तो ये हाइट कैसी होगी इसकी हाइट टोल होगी। बट एग्जैक्टली द डोमिनेंस, व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव? की डोमिनेंट होता क्या है कि कुछ एलील डोमिनेंट क्यों होते हैं, कुछ रिसेसिव क्यों होते हैं? टू टैकल दिस क्वेश्चन मस्ट बी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ जीन डज। इसको समझने के लिए हम पता लगाएंगे कि हम समझेंगे कि जीन होते क्या हैं। एवरी जीन यू नो बाय नाउ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट। अब क्या होता है, जैसे ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, ये हमारा क्रोमोसोम्स है। अब क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में जीन होते हैं, तो क्रोमोसोम्स है कुछ भी, उससे बनेगा हमारा आरएनए, आरएनए से बनता है हमारा क्या, फिर प्रोटीन। तो हमारे जो जीन समूह क्या होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं, हमारे जीन क्या होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करें, इसके अंदर क्या होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो 2n, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म देयर इज 2 कॉपी ऑफ ईच जीन, हर एक जीन की एक कॉपी होती है। जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा था क्या, जो अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट वाले अगर जीन की बात करें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्या ये था, नहीं, हम हाइट वाले जीन की अगर बात करें तो ये टोल के लिए होगा और ये रिसेसिव के लिए होगा। ऐसी बात कर रहा है कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो भी एलील्स होते हैं वो पेयर के अंदर होते हैं। नाउ these two alleles need not always be identical as they're in a heterozygote। क्या बोल रहे हैं कि ये जो एलील्स है अब तो हमने सेम बना दिए हैं, कि हो सकता है कि एलील्स कभी मतलब कभी कभार क्या हो सेम ना हो, तो उस कंडीशन में कौन सी कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है हमारी हेटेरोजाइगस। वन ऑफ may be different due to the some changes that has undergoes about which will you read on the further and the next chapter which modify the information in the particular allele contain। की क्या होता है कि कहीं पर तो क्या होता है कि ये दोनों एलील सेम नहीं होते हैं, तो वो तो हो गई हेटेरोजाइगस कंडीशन। लेकिन कहीं पर क्या होता है कि उसके अंदर ही अंडरगोन सम चेंज आता रहता है, एकदम से सडन चेंज आ जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारे जो जीन्स है वो एलील्स उनमें चेंज आ जाता है। उसको बोलते हैं हम क्या, नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे म्यूटेशन, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या था, द सडन चेंज इन अ जीन। तो जो जीन में एकदम से कुछ भी चेंज आ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, तो उसी को बोलते हैं म्यूटेशन।
आगे क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। अब किसी जीन का हम एग्जांपल ले रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। बोला था हमने कि ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम पे हमारे क्या होते हैं, जीन होते हैं जो क्या बनाते हैं, आरएनए बनाता है, और आरएनए से फिर क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है। ट्रांसलेशन पढ़ा होगा आपने, नहीं प्लस 2 में पढ़ोगा, हाँ तो प्लस 2 चल रही है, ठीक है। नाउ देयर आर, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, देयर आर 2 कॉपी ऑफ दिस जीन, the two allelic form, let's assume, has a more common that the normal alleles produce the normal enzymes that is needed for the transformation of a substrate। अगर हम बात करें एक एंजाइम की, कि हमारा कोई एक जीन है, इसको रेज कर देते हैं, कि हमारा कोई एक जीन है नॉर्मल, इसको लिखते हैं ए से, ए से हम हमारा कोई भी नॉर्मल जीन लिख रहे हैं। नाउ देयर आर 2 कॉपी ऑफ दिस जीन। अब इस जीन की कितनी कॉपी होंगी, इसकी 2 कॉपी होंगी, 2 ए बन जाएंगी। नाउ 2 एलेलिक फॉर्म, इसकी 2 एलेलिक फॉर्म होगी, एक ये ए और एक ये, ठीक है। अब ये जीन सपोज करो हाइट के लिए कोड कर रहा है, तो ये हमारा हाइट का जीन है। लेट अस अज्यूम is more common that the normal allele produce the normal enzyme। अब जो हमारा ये नॉर्मल एलिल्स है ए, ये एक नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, जिसको वो भी क्या होगा, ए होगा। फिर जो हमारा एंजाइम है वो सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सबस्ट्रेट है वो किस में, प्रोडक्ट में। needed for the transformation of the substrate, therefore theoretically the modified allele could be responsible for the production of। अब क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा एक नॉर्मल एलिस था, ये एलिस हमारा क्या होता है, हमारा एलिस पेयर में होगा। अब ये बोल रहा है कि कोई भी चेंज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जो एलिस अपने क्या बना रहा है, अपना एक पेयर बना रहा है, पेयर में बनाएगा एक और नया, जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। अब ये तो हमारा फर्स्ट वाला तो होगा नॉर्मल जीन, और ये होगा हमारा मॉडिफाइड, ये होगा हमारा मॉडिफाइड जीन। अब ये जो हमारा मॉडिफाइड जीन है, इसके अंदर कुछ भी सडन चेंज आया, हमें कुछ नहीं पता है कैसे बन गया ये, इसको हमने क्या बोला था, म्यूटेशन बोला था। अब ये जो मॉडिफाइड जीन है, इसके हम क्या पढ़ेंगे, इट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, इससे क्या प्रोडक्शन हो सकता है। जैसे ये हमारा नॉर्मल जीन है और ये हमारा क्या है, मॉडिफाइड जीन। ये क्या है हमारा, मॉडिफाइड जीन। ओके, अब क्या बोल रहा है कि ये जो म्यूटेशन की वजह से जो हमारा जीन में मॉडिफिकेशन हुई है, हमारे जीन में चेंज हुई है, वो क्या कर सकता है, द नॉर्मल लेस एफिशिएंट एंजाइम। अब क्या बोल रहा है कि ये तो नॉर्मल जीन है, और ये जो मॉडिफाइड है ये क्या है, ये लेस एफिशिएंट है। अगर ये लेस एफिशिएंट है, मतलब एफिशिएंट ये है ही नहीं, तो जो ये जीन कोड करेगा ना, जिसके लिए कोड करेगा, उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन वाला लेस एफिशिएंट है, और जो हमारा नॉर्मल है वो नॉर्मली वर्क करेगा। सेकंड क्या है, अ नॉन फंक्शनल एंजाइम। नॉन फंक्शनल एंजाइम क्या होता है, अब क्या हुआ, जैसे हमारा ये नॉर्मल जीन है, ये नॉर्मल जीन ने फंक्शनिंग करनी बंद कर दी। अब जो भी कोड करेगा, ये हमारा जो मॉडिफाइड जीन है यही कोड करेगा। अब इससे क्या होता है, वैसे होता तो नहीं है, मतलब बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, हमारे पास डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, या ऐसी बीमारियां आएंगी, उनमें इसको देखा गया है। अब क्या होता है, जब ये जीन वर्किंग करना बंद कर दे, तो सारी वर्किंग किस पे आ जाती है, फिर मॉडिफाइड जीन पे। अब ये मॉडिफाइड जीन जो भी वर्किंग करेगा ना, ये अबनॉर्मैलिटी ही पैदा करेगा। 90% जो भी बॉडी में चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, वो अबनॉर्मल चेंज होंगे। नो एंजाइम एट ऑल, अगर कोई एंजाइम ही नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं है। पढ़ते हैं अब ये जो हमने तीनों केस देखे हैं। इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील। जो हमारा मॉडिफाइड एलील है, ये हमारा नॉर्मल है, ये मॉडिफाइड एलील है। अगर ये मॉडिफाइड एलील हमारा क्या है, इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड, मतलब इसके इक्विवेलेंट ही है ये, फिर तो बॉडी में कोई चेंज नहीं आएंगे, सभी यही कोड करेगा और इसके हिसाब से ही चलेगा। इट विल प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप ट्रेट्स। तो कैसे, अगर हाइट की बढ़ रही है तो बढ़ेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बिल्कुल सेम फिनोटाइप ही, वो कैरेक्टर ही वो प्रोड्यूस करेगा, रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अब जिससे क्या होगा, ये हमारा जो एलील्स है ये किसमें, हमारे सबस्ट्रेट में चेंज हो जाएगा। Such equivalent alleles pair are very common, ये तो कॉमन ही होते हैं। बट if the allele produce non functional enzyme or no enzyme, अगर जो एलील्स है
वो क्या प्रोड्यूस करे, वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ये कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है, तो फिनोटाइप क्या होगी, फिर वो इफेक्टेड हो जाती है, क्योंकि हमारा नॉर्मल तो फिर काम करेगा नहीं। फिर क्या होता है, द फिनोटाइप ट्रेट विल बी डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमोडिफाइड जीन। अब क्या बोल रहा है, ये जो हमारा नॉर्मल वाला जीन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल जीन है। अब ये नॉर्मल जीन हमारा क्या हो जाए, नॉर्मल जीन हमारा हो जाए अनफंक्शनल। ऐसे ही क्या, हाँ, ये नॉर्मल जीन हमारा क्या हो जाए, ये नॉर्मल जीन हो जाए हमारा नॉन फंक्शनल। तो बच गया जो कि हमारा हमारा क्या है, ये मॉडिफाइड जीन। तो फिर ये मॉडिफाइड जीन ही क्या करेगा, तो मॉडिफाइड जीन, हाँ, मॉडिफाइड जीन पे क्या होंगे, जो हमारे करैक्टर आएंगे, जो हमारे ट्रेट आएंगे, वो डिपेंड होंगे, हमारे करैक्टर ट्रेट है वो डिपेंड होंगे। द अनमोडिफाइड जीन मतलब एक जो हमारे नॉर्मल है, या फंक्शनिंग एलील्स विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट, क्या बोल रहे हैं, द अनमोडिफाइड फंक्शनिंग एलील which represent the original phenotype is dominant allele and the modified allele is generally recessive allele। हाँ, ये बोल रहा है कि जो हमारा नॉर्मल एलिल्स होगा, ये जो भी फिनोटाइप शो करेगा वो क्या होगी, वो डोमिनेंट होगी, और जो मॉडिफाइड जीन हमारा क्या करेगा, जीनोटाइप या फिनोटाइप शो करेगा, वो रिसेसिव होगी। Hence, in the example, both the recessive trait seen due to the non-functional enzyme or because no enzyme is produced. Hence, इन एग्जाम्पल, अब वो जो हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था, अब वो क्या किसका एग्जाम्पल था, कि जो हमारा नॉन फंक्शनल एंजाइम है या कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ है, उसका ही एग्जाम्पल था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोडोमिनेंस। को का मतलब होता है कंप्लीट, को का मतलब होता है कि कंप्लीट, साथ साथ दोनों की हमने अब सलाह कर लिया है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था कि जो क्या आ रही थी, जो F1 जनरेशन आ रही थी, उस F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी थी वो दोनों पेरेंट्स में किसी एक के साथ क्या कर रही थी, रिसेंबल थी। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या, बिल्कुल फंडा ही अलग हो गया, कुछ नया ही कैरेक्टर निकल के आया। अब हमारे पास आगे है कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो हमारा जैसे RR और RR, ऐसा है क्या, हाँ, अब ये जो हमारे कैरेक्टर आएंगे ये रिसेसिव डोमिनेंट नहीं होंगे, ये दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, ये दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। आइए एनसीईआरटी ने एक टेबल दे रखी है ये वाली, इससे समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से। एक होता है मल्टी एलील। मल्टी एलील का मतलब क्या है कि जो हमारा ब्लड है, कि जो हमारा ब्लड है वो ब्लड कैरी करता है 3 टाइप ऑफ एलील, 3 टाइप ऑफ एलील्स। कौन से 3 टाइप ऑफ एलील, एक जैसे सॉरी ऐसे नहीं, जो हमारा ब्लड है, अगर हम इसको दोबारा से करें, दोबारा से देखें, तो ब्लड के पास जो जीन होता है, हमारा ब्लड है, ब्लड के पास जो जीन होता है वो होता है जीन आई। अब जो जीन आई है उसके पास उसके होते हैं 3 एलील, उसके होते हैं 3 एलील, ए बी, या तो आप इसको स्मॉल आई लिख लो या ऐसे लिख लो। और जो हमारे ब्लड है उसके अंदर क्या 3 एलील पाए जाते हैं, ये क्या है, तीनों एलील, तो उसको बोलते हैं मल्टी एलील। अब क्या होता है, हम पढ़ रहे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब है कंप्लीट डोमिनेंस। अगर हमारी बात आ जाती है कि ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर क्या ए भी हमें मिले और बी भी हमें मिले, तो उसके अंदर क्या होंगे, ये दोनों ही दोनों अपने आप को शो करेंगे। ठीक है, अगर बात करें किसकी, जो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम है, वो ब्लड ग्रुप सिस्टम कहलाता है हमारा एबीओ सिस्टम। ब्लड ग्रुप का कहलाता है हमारा एबीओ सिस्टम कहलाता है। जो हमारा ब्लड होता है उसके ऊपर हमारे क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं। एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीजन आर द, क्या होते हैं, एंटीजन आर द फेस ऑफ सेल। एंटीजन क्या होते हैं, फेस कार्ड ऑफ द सेल या फेस ऑफ सेल्स बोल लो, मतलब जो भी सुगर्स मॉलिक्यूल्स जो कुछ भी प्रेजेंट है ना हमारे सेल्स के ऊपर, उनको बोलते हैं हम एंटीजन। एक होती है एंटीबॉडी,
जो क्या करते हैं, जो एंटीजन क्या करते हैं, उनको अपोज करते हैं, वो क्या होती है, एंटीबॉडी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर जो एंटीजन होगा वो ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो बी के ऊपर क्या एंटीजन होगा, बी के ऊपर एंटीजन होगा बी, ये होते हैं एंटीजन। और अगर ब्लड ग्रुप है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है या उसके ऊपर ये वाला एंटीजन है तो वो ब्लड ग्रुप होगा ओ। समझ गए आप। अब क्या मतलब है कि अगर एक ब्लड के ऊपर सॉरी एक सेल के ऊपर दो एंटीजन होते हैं तो सपोज करो एक एंटीजन ए है और एक एंटीजन बी है, तो फिर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, वो ब्लड ग्रुप होगा क्या, कंप्लीट डोमिनेंस, मतलब दोनों क्या आएंगे, ए और बी कहलाएंगे। आइए इससे समझते हैं हम एलील फ्रॉम अ वन पेरेंट। इससे पहले ये देख लेते हैं ब्लड टाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। जो हमारा ब्लड है वो कितने टाइप का होता है, 1 2 3 4, तो 4 टाइप का हमारा ब्लड हो सकता है। कैसे हो सकता है वो 4 टाइप का ब्लड, अगर बात करें किसकी, पेरेंट 1 से आ रहा है आइए, मतलब एंटीजन ए आ रहा है और पेरेंट बी से, मेल फीमेल कोई से भी लगा सकते हो आप, यहाँ से भी क्या आ रहा है, एंटीजन ए आ रहा है, तो फिर जो हमारा ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर मेल से आ रहा है, मेल फीमेल कुछ भी लगा लो, पेरेंट 1 से आ रहा है एंटीजन ए और एंटीजन बी आ रहा है, तो फिर क्या होगा, एंटीजन ए और एंटीजन बी जो कहलाएगा हमारा क्या, ब्लड ग्रुप ए बी। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कोडोमिनेंस या कंप्लीट डोमिनेंस का। अब ये वाली रिसेसिव डोमिनेंट वाली कंडीशन आ गई, एक के सरफेस पे तो क्या है, ए प्रेजेंट है और एक के सरफेस पे कुछ भी नहीं है, तो ए यहाँ पे क्या होगा, डोमिनेंट होगा और जो ब्लड ग्रुप कहलाएगा वो ए कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है वही, अगर बी है, एक पेरेंट से ए आ रहा है तो फिर वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा। फिर से वही डोमिनेंट रिसेसिव नहीं, यहाँ भी बी है और एक पेरेंट से बी आ रहा है तो दोनों से बी भी आ रहा है, तो फिर क्या होगा, हमारा ब्लड ग्रुप बी होगा। फिर आगे डोमिनेंट रिसेसिव वाली बात की, एक के पास एक के सरफेस पे कुछ भी नहीं है, एक के सरफेस पे क्या है, बी है, तब भी हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। और अगर बात करें ये वाली कंडीशन की कि अब इनके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो फिर वो कहलाएगा हमारा ब्लड ग्रुप क्या, ओ ब्लड ग्रुप। अगर बात करें हम ब्लड ग्रुप ए की, सॉरी ए बी की, ये होते हैं हमारे यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और अगर बात करें ओ की, ये होता है हमारा क्या, यूनिवर्सल डोनर। ये नॉर्मल सी बातें आपको याद रखनी है। तो मल्टीपल एलील्स का मतलब क्या था कि एक जीन के पास क्या होते हैं, दो या उससे ज्यादा, दो से ज्यादा क्या पा जाएं, एलील्स पाए जाएं, उनको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। तो ये था हमारा कंप्लीट डोमिनेंस जो बुक ने हमें समझाया, एक बार पढ़ते हैं। As we discussing process where the F1 resemble either of the parents, ठीक है, जो डोमिनेंस हमने पढ़ लिया था, या क्या रहा था इन बिटवीन आ रहा था उनके, इसको हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या पढ़ा कि जो F1 जनरेशन है वो किसी पेरेंट एक से मिल रही है, इनकम्प्लीट में क्या पढ़ा कि दोनों के बिटवीन आ रही है। बट इन केस ऑफ द कोडोमिनेंस, अगर बात करें कोडोमिनेंस की, द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट ए। जो हमारा ये टॉपिक है कोडोमिनेंस, पहली बात तो ये क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम अभी एक कंप्लीट करके आए हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और एक हमारा कोडोमिनेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। ये कोडोमिनेंस से बोल रहा है कि जो हमारे पेरेंट्स है ना, उन पेरेंट्स से जो F1 जनरेशन आएगी, वो F1 जनरेशन है ना, वो दोनों पेरेंट्स से क्या करेगी, वो मैच खाएगी, रिजेंबल होगी, उसी को बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। अ गुड एग्जांपल इज डिफरेंट टाइप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन द एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग। जो एग्जांपल दे रहा है वो दे रहा है इको सिस्टम का एग्जांपल हमने इसने दिया तो हमें पढ़ के आए हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुप को कौन सा जीन कंट्रोल करता है, जीन आई कंट्रोल करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड सेल हैज सुगर पॉलीमर्स that protrude from its surface and kind of a sugar controlled by the gene। अब क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या होते हैं, हमारी शुगर्स होती हैं जिनको कंट्रोल करता है। The gene I has 3 alleles, IA, IB और small I, ये 3 alleles हैं। The alleles IA and IB produce a slightly different from the sugar while the allele I does not produce any sugar। अब क्या बोल रहा था ये पिछले वाले लाइन में कि जो हमारी
ब्लड सेल्स हैं, उन ब्लड सेल्स के ऊपर क्या होता है, शुगर होती है जो उनको कंट्रोल करती है। जैसे आई जीन के ऊपर ए शुगर है तो ए जीन को कंट्रोल करेगी, इसको बी करेगी। लेकिन जो स्मॉल आई है ना भाई, इसके ऊपर कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अब क्या हो रहा है, ह्यूमंस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मतलब क्या है, पेरेंट्स जो होंगे उसके मेल और फीमेल है, तो दोनों से एक जीन आएगा ना। अब क्या बोल रहे हैं कि बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन possess एनी 2 of 3 जीन। अब एलिल सॉरी जीन एक है आई, उसके एलिल कितने हैं, 3। अब ह्यूमन डिप्लॉयड है तो तीनों में से कोई 2 एलिल्स को क्या करेगा, गेन करेगा। आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द आई। अब जो स्मॉल आई है, इस स्मॉल आई के ऊपर ए भी डोमिनेंट है और बी भी कंप्लीटली डोमिनेंट है। इन अदर वर्ड आई ए एंड स्मॉल आई आर प्रेजेंट ओनली आई एक्सप्रेस। अगर बात करें कि क्या आ रहा है, ये बात करें कि एक पेरेंट से आ रहा है एक पेरेंट से आ रहा है आई ए और एक पेरेंट से आ रहा है स्मॉल आई, तब उस केस में हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए ब्लड ग्रुप होगा। आगे क्या बोल रहा है, बिकॉज ह्यूमन सारे ही पढ़ लिया था हमने। आई ए एंड आई बी are the completely dominant over the I. In other words, when IA or small I are present, only A express होगा because I does not produce any sugar, क्योंकि I पे ये क्या था, completely dominant था। Where IB and IE, अगर बात करें कि IB और किसकी, स्मॉल आई की, तब क्या होगा, तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। एंड आई आर प्रेजेंट, बी एक्सप्रेस होगा। बट व्हेन आई ए एंड आई बी, अगर दोनों आई ए आ रहे हैं और आई बी आ रहा है, फिर क्या होगा, फिर जो ब्लड ग्रुप होगा भाई वो होगा ए बी ब्लड ग्रुप। आर प्रेजेंट बोथ एक्सप्रेस इन देयर ओन टाइप ऑफ द शुगर, क्योंकि दोनों के पास क्या अपनी अपनी एक शुगर है। दिस इज बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस, किसकी वजह से होगा, ये कंप्लीटली डोमिनेंस की वजह से होगा। हेंस आर ब्लड सेल्स आरबीसीज हैव बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ द शुगर, सिंस देयर आर 3 different alleles। So 6 different combinations of 3 alleles are the possible, and therefore a total 6 different genotype of the human ecosystem can be done। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो टोटली 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 6 कॉम्बिनेशन जैसे ए बी और क्या है और ओ, 3 तो ये हो गई। अब 3 इनके उल्टे कर दो, अब ए आ रहा था, अब ए बन रहा है 2 चीजों से, एक तो या तो सिंपल ए हो ऐसे बन रहा है, या ए इधर हो एक पैरेंट से आए तब भी तो ए बनेगा ना। सेम ऐसे बी है, बी कैसे आ रहा है, तो प्लस बी हो, दोनों एंटीजन बी भी हो तब भी बी बनेगा, या एक एंटीजन क्या हो बी हो और एक स्मॉल आई हो तब भी बी बनेगा। तो 2 ये हो गए, 2 हो गए 4 और एक हो गया आई वाला, एक हो गया आई वाला 5, और छठा कौन सा रह गया, हाँ छठा रह गया हमारा कि अगर दोनों ए आते हैं तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा। तो जो हमारी अगर बात करें जीनोटाइप के बारे में, तो अगर इसकी जो जीनोटाइप है वो 6 हो सकती है, वो कंप्लीटली डोमिनेंस की। अगर फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप कितनी होंगी, फिनोटाइप क्या होता है कि बाहर से क्या दिख रहा है हमें, बाहर से क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, तो ये होती है इसकी फिनोटाइप। Do you realize that example of the AB blood group system also provide the good example of multiple allele। ये हमने पढ़ लिया है कि मल्टीपल एलिल्स क्या होते हैं, कि जहां पे एक जीन के पास क्या हो, 2 से ज्यादा एलिल्स प्रेजेंट होते हो। here you see that there are the more than 2, 2 से ज्यादा क्या हो एलिल हो, मतलब उसके पास कितने 3 एलिल्स थे। तो एलिल्स क्या, आई ए आई बी और स्मॉल आई, ये 3 एलिल्स थे जीन आई के पास, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिल गवर्निंग द सेम कैरेक्टर, जो सेम कैरेक्टर दे रहे थे ब्लड ग्रुप का। सिंस इन इंडिविजुअल ओनली 2 एलिल्स कैन बी प्रेजेंट, मल्टीपल एलिल कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। कुछ नहीं ये बोल रहे कि ह्यूमन डिप्लॉयड है उसके अंदर क्या सिर्फ 2 ही एलिल पाए जाते हैं। ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोड्यूस many produce more than one effect। A single gene product may produce more than one effect। हाँ, जो एक जीन है वो क्या कर सकता है, वो एक से ज्यादा इफेक्ट वो प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, इट हैज 2 एलील, कैपिटल बी और स्मॉल बी। क्या बोल रहे हैं, जो स्टार्च बन रही है पी सीड्स के अंदर, उनको एक जीन कंट्रोल कर रहा है, वो जीन क्या है, उसके 2 एलील से कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। अब स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय द बीबी। अगर बात कर रहे हैं कैपिटल की,
हमने क्या पढ़ा, ये हमारा जो टी वाला करेक्टर है इसे आप समझ जाओगे, ये हमारा क्या टोल का करेक्टर है। अब एलिल्स होते हैं पेयर में, तो ये क्या करेंगे, ये मतलब टोलनेस बढ़ाएंगे ना प्लांट की। और अगर हमारे करेक्टर रहते हैं ऐसे तो क्या होगा, ये भी टोलनेस तो बढ़ाएंगे बट उतनी नहीं बढ़ा पाएंगे, तो ये प्लांट हमारे क्या रह जाते हैं, फिर ड्वार्फ रह जाते हैं। फिर प्लांट हमारे क्या रह जाते हैं, ड्वार्फ रह जाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि जो पी सीड के अंदर जो स्टार्च बनते हैं उसको सिंथेसाइज करने के लिए जो कंट्रोल करता है वो जीन कंट्रोल करता है कैपिटल बी और स्मॉल बी। स्टार्च सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय द कैपिटल बी होमोजाइगस। अब इफेक्टिवली अगर वो स्टार्च बन रही है पूरे जोरों शोरों से, तो कौन बना रहे हैं उसको, कैपिटल बी बना रहे हैं, इसको होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। एंड देयरफॉर तो फिर क्या बनेगी, लार्ज स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस। अगर कैपिटल बी प्रेजेंट है तो लार्ज स्टार्च ग्रेन बनेगी। उसके उल्टा कॉन्ट्रास्ट में अगर स्मॉल बी प्रेजेंट है होमोजाइगस कंडीशन के अंदर तो क्या बनेगी, स्टार्च तो बनेगी बट लेस एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन। ओके, यही हमने पढ़ा। आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ अ सीड, जब सीड मैच्योर हो जाएंगे, कैपिटल बी सीड्स आर राउंड और बी वाले क्या हो जाएंगे, रिंकल्ड हो जाएंगे, और कैपिटल बी वाले क्या होंगे, राउंड होंगे, क्योंकि कैपिटल बी क्या दे रहा था, ह्यूज अमाउंट में हमारे को शुगर दे रहा था, स्टार्च दे रहा था। हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड्स एंड हेटेरोजाइगस है क्या, हाँ, हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड, सो बी सीम टू बी डोमिनेटेड एलिल। अब क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि पी का जो सीड है, कि जो पी का सीड है उस पी के सीड में क्या बनती है, स्टार्च है क्या, हाँ, उस पी के सीड में बनती है स्टार्च। उस स्टार्च को कंट्रोल करता है जीन बी या कैपिटल बी। अगर बोल रहा है कि जीन बी है, ये वाला है, होमोजाइगस कंडीशन है, फिर तो स्टार्च बनेगी खूब सारी। अगर ये वाली है तो फिर स्टार्च का बनेगी कम। ये वाले जो सीड होंगे वो राउंड होंगे और ये वाले सीड क्या होंगे, रिंकल्ड होंगे। अब इसने एक और बात बोली कि अगर कंडीशन क्या है, हेटेरोजाइगस है, यानी कैपिटल बी और स्मॉल बी, तब भी जो स्टार्च बनेगी और इसके जो सीड होंगे वो राउंड होंगे। क्यों होंगे राउंड, क्योंकि ये जो हमारा कैपिटल बी है इस स्मॉल बी के ऊपर क्या है, कंप्लीटली डोमिनेंट है। द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर द, क्या बोल रहे हैं, हाँ, हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड एंड बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलिल्स। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन और सीड राउंड बन रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, जो कैपिटल बी है वो स्मॉल बी के ऊपर डोमिनेंट है। बट स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन ये वाला सीड, कैपिटल बी और स्मॉल सीड। So if the starch grain size is considered as the phenotypic, then form the angles and alleles shown in the incomplete dominance। अगर बात कर रहे हैं तो ये वाली कंडीशन तो हो जाएगी हमारी डोमिनेंट। अगर इंटरमीडिएट बन रहा है, ऐसे में इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर वो वाली कंडीशन हमारी हो जाएगी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Therefore, dominance is not a autonomous feature of a gene or the product that has information for, मतलब जो डोमिनेंस करेक्टर है वो किसी भी जीन का क्या है, एक ऑटोनोमस फीचर है, वो अपने आप ही आता है। इट डेवलप एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम द दिस प्रोडक्ट, इट डज नॉट द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी हैव चोज टू एग्जामिन इन केस ऑफ मोर देन वन फिनोटाइपिक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। क्या बोल रहा है, जो ऊपर इसने बोले थे कि एक जो सिंगल जीन होता है ना वो प्रोड्यूस कर सकता है बहुत सारे इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो क्या है, ऑटोनोमस कैरेक्टर है। अगर ये जो कैपिटल बी हम पढ़ रहे हैं, अगर ये वाली कंडीशन आ रही है फिर तो हमारे सीड क्या होंगे, राउंड होंगे, ये ऑटोनोमस कैरेक्टर हो गया। अगर फिर से कंडीशन तो यही है बट हमारे सीड क्या है, रिंकल्ड है, तो फिर ये वाली कौन सी कंडीशन होगी, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली कंडीशन हो गई। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इनहेरिटेंस ऑफ द टू जीन, जिसको हम इस टॉपिक ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन की बजाय आप इसको लिखो डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस एग्जाम में इस नाम से क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।